मोहतरम ज़ुअमाए मिल्लत, इस हाल में बैठे हुए आईन, जमहूरियत पर यकीन रखने वाले साथियों, सबसे पहले तो मैं गुजार हूँ कि जिन्होंने इस इम्पॉर्टेंट सेशन में मुझे बात करने का मौका दिया। मुझे अभी जब महमूद खां चकजई साहब और आसमा मेरी बहन बात कर रही थी तो मैं सोच रहा था कि शायद हम खुद एहतसाबी की बात से डरते हैं। महमूद खां चकजई साहब जब वोट को इज्जत दो का नारा लगता था तो उस वक्त भी स्टेज पर आकर एक मुतालबा करते थे कि उन जजेस की तस्वीरें यहाँ होनी चाहिए जो जमहूरियत के लिए खड़े हुए, जिन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके साथ साथ चंद और तस्वीरों की भी ज़रूरत है कि मैं अगर आईन और जमहूरियत के इस सफ़र में तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे देखता हूँ तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, क्योंकि अभी कल एक होटल में जैसे आपका ये सेमिनार था और उस होटल ने उस पर पाबंदी लगा दी, तो ये पाबंदी 1950 में जब पीएफजे का पहला इजलास था, 1950 की बात कर रहा हूँ, कराची की, उस पहले इजलास पर भी मजिस्ट्रेट ने पाबंदी लगा दी थी। तो इसलिए हमारे लिए तो ना तो पाबंदी नई बात है, ना जद्दोजहद नई बात है। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक की बार बार बात होती है, सब उसे कहते हैं कि डिक्टेटर था, स्या रात आई, उसके खिलाफ पीएफजे ने जब जद्दोजहद की, कोड़े खाए, शाही किले में गए, तो तब्दीली क्या आई कि जनरल ज़ियाउल हक चले गए, उनके साथ बैठकर तकरीरें करने वाले, उन पाबंदियों में शामिल तमाम लोग दूसरी सियासी जमात में शामिल होकर इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए थे। क्या मैं उनके कल की बात करूं या आज की बात करूं? चलो, वक्त गुजर गया कि शायद हालात ऐसे थे, हम सीख जाएंगे। सफ़र चलता रहा, परवेज़ मुशर्रफ आ गए, उन्हें भी हम डिक्टेटर कहते हैं। उस वक़्त जब पीएफजे ने अपनी प्रेस फ्रीडम और जुडिशल मूवमेंट चलाई, अब आपको तो अंदाज़ा है कि कॉल देना मुश्किल होता है, बाद में सफ़र बनता रहता है। जो कॉल देता है वो म्यूज़िक फेस भी करता है, और ये तमाम कॉल्स पीएफजे देती रही और अब भी दी हुई है। इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब और बीबी शहीद दोनों मुल्क से बाहर थी, मुल्क बदर थे, और हमें जो कौमी रहनुमा दस्तयाब थे उनमें इमरान खान साहब थे, काजी हुसैन अहमद साहब थे, और चंद इस तरह दीगर शख्सियात थी। तहरीक चली, मुशर्रफ चले गए, मुशर्रफ के साथ बैठकर तकरीरें करने वाले, मुक्के लहराने वाले, वो तमाम लोग तहरीक इंसाफ में शामिल होकर वहां स्टेज पर बैठे हुए थे। अब कल की बात कर लें, चलो जी, वो वक्त भी गुजर गया कि जब नवाज शरीफ को सजा हुई, पैमरा की तरफ से एक तरमीमी एक ऑर्डर जारी हुआ कि किसी सजा याफ्ता शख्स को टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाएगा। मुस्तफा नवाज खोखर साहब बैठे हैं, ये हमारे साथ थे। हम एक पिटीशन लेकर गए हाई कोर्ट में कि कौन सा आईन है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी सजा याफ्ता आदमी की खत्म करता है, हमें बता दें। सलमान अकरम राय साहब भी उसमें साथ थे, और आपको याद है कि हमारे साथ क्या हुआ।
ज्यादा बात नहीं करता। खान साहब ने कौम से खिताब किया कि ये लोग गैर मुल्की एजेंडे पर हैं, ये जो जर्नलिस्ट सब कुछ कर रहे हैं, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, इंसानी हकूक के नाम पर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। और वो पिटीशन फिर गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि पेका दोबारा जिंदा हुआ। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, चैलेंज किया अतर मिनल्ला साहब को। मैं आज भी कहूंगा उनके लिए ताली जरूर बजा दें कि उन्होंने बहुत रिलीफ दिया। तो मैं रोस्टम पर था तो अचानक दो पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमा वहां मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से फरतुल्लाह बाबर साहब थे, उन्हें हम अब भी खराज तस्लीम पेश करते हैं, वो अब भी हमारे साथ हैं। और दूसरी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा थी। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि जी आए जी। उन्होंने कहा जी हम इस पिटीशन में, हम भी पिटीशन लेकर आए हैं पेका के खिलाफ, कि हम समझते हैं कि ये काला कानून है और हम इस पिटीशन में ये साबित करना चाहते हैं कि इस काले कानून के खात्मे के लिए हम मैदान में आए हैं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप दोनों पार्लिमानी पार्टियां हैं, आप जाएं पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करें। यहाँ PFUJ, HRCP और दीगर लोग मौजूद हैं, मैं इनकी बात सुनूंगा। फिर क्या हुआ कि एक PMDA के नाम पर एक, यही जो आज पेका आया है उस वक्त इसका नाम ये था, वो कानून लाने की कोशिश की गई जिसके लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने प्रेस फ्रीडम मूवमेंट चलाई, मोबिलाइजेशन की और फिर पार्लियामेंट के सामने धरना दिया। उस असल कैसे सब मौजूद है, मैं माजरत से कहूंगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा प्रेस गैलरी को ताला लगाया गया। स्पीकर थे असल कैसर साहब। कभी प्रेस गैलरी को ताले नहीं लगते, आप पाबंदी लगा देते हैं, छोटी मोटी बात कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब 12 घंटे में 2 मरतबा हमारे कैंप में आए, बिलावल भुट्टो साहब 12 घंटे में 2 मरतबा हमारे कैंप में आए और ये प्लज किया कि ये काला कानून है, जब कभी कभी हमें मौका मिलेगा तो हम इस काले कानून का खात्मा करेंगे। वो दौर चला गया और खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, एक कोलेशन बनी और उस कोलेशन ने वही काम करती रही जो साहब का हुकूमत थी कर रही थी। चलो जी इलेक्शन होगा देखेंगे, और आज फिर वही दोनों पार्टियां हुकूमत में हैं, इत्तेहादी हैं, और दोनों ने जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी कि पहले तो चलो ये था कि कामा फुल स्टॉप अपनी मर्जी से डाला जा सकता था, कोई सांस लिया जा सकता था, अब इन पर पाबंदी लगाने के लिए ऐसा कानून लेकर आए हैं कि अब आप अपनी मर्जी से कामा भी नहीं डाल सकते, फुल स्टॉप भी नहीं डाल सकते। दूसरी तरफ जब मैं एहतसाब की बात करता हूं कि जनरल ज़ियाउल हक ने जब PFJ की मूवमेंट थी तो एक और PFJ बनाई, तकसीम का मरहला शुरू किया कि ये कोड़े खाते हुए प्रेस फ्रीडम की के नारे लगाते हुए टिकटी पे जाते हैं, वो एक ग्रुप बन गया। जब हमने अपनी मूवमेंट चलाई तो फवाद चौधरी साहब ने 3 PFJ और बनाई कि भाई इनको कमजोर कैसे करना है, इनकी कमर कैसे तोड़नी है। और जब हम PMDA के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने बैठे थे तो वहां एक और कैंप भी लगा हुआ था, वो हमारे सामने था कि जो उस बिल के हक में था। तो इसलिए जब मैं बात करता हूं खुद एहतसाबी की खान साहब, तो क्या
वो तमाम लोग जो मुशर्रफ के गुनाह के हिस्सेदार थे, ज़ियाउल हक के गुनाह में शरीक थे, प्रीवियस गवर्नमेंट में इन तमाम कामों में शरीक थे, क्या आज आईन और कानून की बालादस्ती का नारा लगाने से पहले आप उनसे दो दो लफ्ज ही लिखा लेते कि हमने माजी में जो किया अब नहीं करेंगे? यही काफी था, एक फिक्रा काफी था। हम किसी को दीवार के साथ नहीं लगाना चाहते, कम से कम उन्हें एहसास तो हो कि हमने करना क्या है। क्योंकि जब तक इस दीवार पे उन डिक्टेटर्स के साथ उनके सहूलतकारों की तस्वीरें आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि इसी तरह स्टेज सजेगा जिस तरह पहले सजा था, वोट को इज्जत दो, और मकसद उसका क्या होगा? पर इस्टेब्लिशमेंट की तोजिया दुलाओ नोटिस होगा इस्टेब्लिशमेंट कि उसके सर से हाथ उठाएं और मेरे सर पर रख दें। क्या हमने इसी तरह के इत्तेमाद करने हैं या हम सिस्टम की तब्दीली की तरफ जाना चाहते हैं? अगर हमारा मकसद सिविलियन बालादस्ती है, अगर हमारा मकसद इंसानी हकूक और शहरी आज़ादियों को यकीनी बनाना है, तो फिर कम से कम अपने लिए हम अपना एक मयार मुकर्रर कर लें, जर्नलिस्टों के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, वकला के लिए भी, जजेस के लिए भी। यह मयार सिर्फ जजों और जर्नलों के लिए क्यों होना चाहिए कि उन्होंने डिक्टेटर को सपोर्ट किया? वो डिक्टेटर थे और जजों ने सपोर्ट किया। क्या मैं उनको अगर सपोर्ट करूं तो मैं इस सारे हिसाब से बरियो जिम्मा हूं? मैं आप और आप जैसे लोगों ने जो थोड़ी बहुत स्पेस हासिल की थी, कुछ पार्लियामेंट के जरिए, कुछ सड़कों पर जद्दोजहद के जरिए, कुछ अदालतों के जरिए, उस सारी स्पेस को वापस इस्टेब्लिशमेंट की झोली में डालने का जो जो जिम्मेदार है, जो जो उनका साथी है, कौम को तो उनके नाम बताते रहना चाहिए और साथ बताना चाहिए उनको भी कि ठीक है, हम आइंदा नहीं करेंगे। हमने बहुत क्लियर पॉलिसी ली है। अब हम 75 साल हम भी आपकी तरह सर्टिफिकेट देते थे कि ये तो बेख्तियार हैं, इनके पास तो अख्तियार नहीं है, हमारी लड़ाई पिंडी के साथ है। भाई ये बेख्तियार है तो आज कहे ना मैं बेख्तियार, आज शहबाज शरीफ कहे मैं बेख्तियार हूं, आज ताउला तारड़ कहे कि मैं बेख्तियार हूं, मैं उसे सर्टिफिकेट क्यों दूं बेख्तियारी का? मेरे पास तो कल आसिफ मुनीर ने नहीं आना, मेरे पास तो DGIS ने नहीं आना, मेरे पास कल इक़्तिदार से उतरने के बाद जिन लीडरों ने आना है, मुझे उनको ये सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि ये बेकसूर है। जब आप उन्हें कहते हैं ये बेख्तियार है तो हम सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं कि वो बेकसूर है। तो इसलिए, और मुझे पता है कि आज जब हम ये कहेंगे कि ये बेकसूर है, बेख्तियार है, मेरी लड़ाई उधर है, तो ये अंदर बैठकर खुश होंगे हमारी जान तो छूट गई। भाई इक़्तिदार का जो मजे ले रहा है वो या तो बताए कि मैं बेख्तियार हूं या बताए कि मैं उसके साथ हूं। आने वाले कल में मुझे बताने का कोई फैसला नहीं, क्योंकि सच वो वक्त होता है जो वक्त पर बोला जाए। निसार उस्मानी सब क्या कहा करते थे। तो इसलिए आज जब हम इस बड़े मकसद की खातिर निकले हैं तो मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि मैं उसको जर्नलिस्ट नहीं मानता जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जंग को अपनी जंग न समझे, जो शहरी आज़ादियों की जंग को अपनी जंग न समझे, जो प्रेस फ्रीडम और अदलिया की आज़ादी की जंग को अपनी जंग न समझे। ये चार चीज़ें होंगी तो जमहूरियत होगी। और इसी तरह मैं अक्सर आजकल अपनी मीटिंग्स में कहता हूं कि हम कहते थे कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है,
किसी जज को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस पार्लियामेंट के किसी फैसले को रोक दे। तो क्या पार्लियामेंट अपनी बिल्डिंग की वजह से सुप्रीम इदारा होगा? यहां अंदर बैठने वाले लोगों के करैक्टर की वजह से होगा। मैं गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में एक पिछला रिकॉर्ड थोड़ा सा पढ़ रहा था कि देखूं तो सही कि भाई माजी में भी ये मामला होते थे और किस तरह बिहेव किया जाता था। तो मैं वो आखिरी तकरीर पढ़ रहा था जब स्पीकरशिप से तहरीक अदम एतमाद आई थी फ़खर इमाम साहब के खिलाफ। मैं हैरान हूं कि आज किसी एक सियासी लीडर में वो जुर्रत नहीं है जो बातें उन्होंने पार्लियामेंट में उस वक्त तकरीर की थी। तो उन्होंने एक एक पहलू बताया कि किस तरह उन पर दबाव डालता रहे। उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया था, कम से कम तारीख का हिस्सा तो बन गया। तो आज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये एक कठिन रास्ता है। क्या हमने फैसला कर लें कि हमने सिस्टम तब्दील करना है या आज भी चेहरे तब्दील करने के लिए इस हमारी जद्दोजहद का आगाज़ होना है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप सिस्टम की तब्दीली के लिए आगे बढ़ेंगे तो फिर लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर सिर्फ आप टिकटॉक पे अपनी सपोर्ट देखकर खुश नहीं होंगे, आप ट्विटर ट्रेंड देखकर खुश नहीं होंगे। पाकिस्तान का एक एक शहरी, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के वकला, तलबा और जर्नलिस्ट आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच।